बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 समझना है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है जी 2.3, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी आज के वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपने ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, और क्वेश्चंस में ना ये मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए गई होंगी। मसलन 5 पॉइंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये मैट्रिक्स है, जो सेकंड इसका पार्ट है उसके अंदर ये वाली मैट्रिक्स है। तो ये मुख्तलिफ ना मैट्रिक्स दिए होंगे। फिर आपने जो एडजॉइंट मेथड है इसको इस्तेमाल करते हुए ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो मेथड हमने कौन सा इस्तेमाल करना है? एडजॉइंट का जो मेथड है इसको हमने इस्तेमाल करना है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हमने मालूम करना है। तो ये आज का ना हमारा काम है। तो अब ये एडजॉइंट मेथड क्या होता है इसको पहले हम समझेंगे, और फिर मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है उसको मालूम करेंगे। तो अब यूं समझें कि जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम कहें ना कि ये ए के इक्वल है, तो फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए इनवर्स। मसलन इसको अगर हम नाम किसका कहें जी, ये किसके इक्वल है जी, ए के इक्वल है। तो फिर जो हमने चीज मालूम करनी होगी वो होगा ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने ना फाइंड करना होगा। अब ए इनवर्स जो है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1/बाय ए का डिटर्मिनेंट, या ए का मॉड इसे कहते हैं, और इधर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। यानी कि ये ना फार्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर है 1/बाय ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अगर हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स हों, यानी कि इस जगह पर कितने नंबर्स हों, सिर्फ 4 नंबर्स हों ना, उनको सॉल्व करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। और अगर हमारे पास 9 नंबर हों, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स हों, तो फिर वो जो एडजॉइंट का मेथड है वो मुख्तलिफ होता है। तो जो नाइन्थ क्लास थी, नाइन्थ क्लास के अंदर हमने ना 2x2 जो मैट्रिक्स थे उनके अंदर हमने ना एडजॉइंट का तरीका पढ़ा था। उसके अंदर हम क्या करते थे, इन 2 टर्म्स की जगह चेंज कर देते थे और इन 2 टर्म्स का ना साइन चेंज कर देते थे। तो वो हमारे पास ना एडजॉइंट के ना बराबर आ जाता था। लेकिन अगर ये हमारे पास कितनी टर्म्स हो, 9 टर्म्स हो, तो फिर हमने ना एडजॉइंट किस तरीके से मालूम करना होता है, उसका फार्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने फार्मूला यही लिखना है 1/बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने ना मालूम करना ना सीखा था, जो इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने ना ए का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था। ये वाला नंबर ले लेते थे, फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ देते थे, और इन 4 डिजिट का ना हम मॉड ले लेते थे, इन दो को मल्टीप्लाई करते थे, फिर माइनस लिखते थे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई कर लेते थे। ये वाली टर्म प्लस की होती थी, फिर ये माइनस की होती थी, और उसके बाद दोबारा ये प्लस की होती थी। फिर इसके बाद जो इससे नेक्स्ट टर्म जिस टाइम हमने लेनी होती थी, तो फिर हम क्या करते थे, दरमियान वाली टर्म्स के साथ माइनस लिखते थे, ये पहली रो और ये दरमियान वाला कॉलम छोड़ लेते थे, और बाकी इन टर्म्स को ना ये जिस तरह इस जगह पर लिखा हुआ है, ये वाली जो टर्म्स है 2 - 1 1 - 1 इधर लिख लिया जाता था। ये +1 इस वजह से बना, एक फार्मूले का माइनस है, एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो तो आपने सेम जो पहले क्वेश्चंस आपने किए हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, उस मेथड से आपने ना मालूम करना होगा। अब जो एडजॉइंट है उसको किस तरीके से निकालना है, जो मेन काम है जो आपने पहले नहीं समझा, पहली बार आप समझने लगे हैं, वो ये होता है कि ये फार्मूला है हमारे पास A11 A12 A21 A22 A23 A31 A32 और इसके ऊपर आपने ना छोटा सा टी लिख देना, स्मॉल टी लिखना है। अब ये टी ट्रांसपोज है वो क्या करता है, इस रो को ना कॉलम में चेंज कर देता है। ये हमें पता है, ये बड़े ए बी सी, वो जो को फैक्टर वाला मेथड था, कल हमने ये क्वेश्चन किए भी थे कि A11 को किस तरीके से मालूम किया जाता है। तो वो हमें पता था कि यूं -1 लिख कर, तो ये जो 1 और 1 होता है इसके दरमियान में प्लस लिख लेते हैं,
फिर बाकी हमें पता है A11 ये वाली जगह बनती है, पहली रो पहला कॉलम। फिर ये और ये छोड़ देते हैं, और बाकी ये जो टर्म होती है ना, इसको हमने मॉड में लिख लेना होता है, जैसा कि इस जगह पर लिखा हुआ है, ये आप इस जगह पर देख सकते हैं। तो ये इस जगह पर लिख लिया, और फिर बाकी -1 की पावर 1 + 1 इस तरह करके लिख ली। तो इस तरह हमने A11 A12 A13 ये तमाम जो है ना 9 टर्म्स इस तरीके से ये हम मालूम करते थे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो रोज होती है ना उनको कॉलम्स के अंदर आपने चेंज करना है। अब मसलन ये दूसरी रो है, तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद ये तीसरी रो होगी, और ये क्या बन जाएगा, तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो जो बात समझने वाली वो ये है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो जो को फैक्टर वाली टर्म्स होती है ना, वो लिखकर उसका आपने क्या लेना होता है, ट्रांसपोज लेना होता है। ये जो हमारे पास आंसर आता है ना, ये किसका आंसर आता है जी, को फैक्टर वाले मेथड से। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर उन्होंने बताया भी हुआ है मेथड का नाम, कि एडजॉइंट मेथड, यानी कि एडजॉइंट मेथड यही है। ये जो भी मैं आपको नीचे बता रहा हूँ ना, कि रोज को कॉलम में आपने चेंज करना है और इस तरीके से इसको लिखना है, तो ये वाला कौन सा मेथड होता है, इसको कहते हैं एडजॉइंट मेथड। तो यही एडजॉइंट मेथड है, इसको हमने इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो अब हमें ना ये वाली वैल्यूज निकालनी आती हैं, ये हमने पहले सीखी हुई हैं, तो इसके ऊपर हम मजीद टाइम ना लगाएंगे नहीं। तो ये देखें, A11 लिखेंगे तो इधर 1 + 1, अगर मसलन A22 मालूम करना, -1 की पावर 2 + 2, फिर A22 इस जगह पर आता है। तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हम छोड़ लेंगे, पीछे हमारे पास ये वाली जो टर्म्स होंगी ना, इनको हमने इस जगह पर लिखना है। तो ये ऊपर हम देख लेते हैं इस जगह पर कौन सी टर्म है। तो अगर हम ये A22 है, तो ये वाली टर्म छोड़ें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 1 - 1। तो इधर देखते हैं क्या यही लिखा हुआ है। तो ये देखें 1 1 1 - 1। तो इस तरीके से ना ये वाली चीजें आपको मालूम करनी आती हैं। तो आपने इसी तरीके से इन चीजों को मालूम करना है। फिर ये हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वाली वैल्यू किसकी है, A11 की है। अब A12 आगे नहीं आएगा इस जगह पर, इसके नीचे आएगा, क्योंकि हमने रोज को कॉलम्स के अंदर चेंज कर लिया। इसी तरह A21 A22 और A23, फिर इसी तरह A31 A32 और A33। ये जो वैल्यूज है ना, ये ऊपर से देखकर हम ना इधर लिख देंगे। तो इस जगह पर अगर देखा जाए, A33 की वैल्यू कितनी है, 3। A32 की वैल्यू कितनी है, 3। फिर A31 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये वाली ना आपने चीज मालूम कर लेनी है। तो उसके बाद हम ये फार्मूला लिखेंगे, ए इनवर्स जो कि बराबर होता है 1/ए का मॉड या डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये जिस चीज के बराबर आएगा उसको बाद में चेक करते हैं, अभी फिलहाल इतनी हम ये चीज लिखते हैं। अब ए का जो मॉड है वो हमें निकालना आता है, वो हमने पहले ये निकालना सीखा हुआ। तो वो कितना आंसर आया था, -9। तो जो ए का मॉड है वो किसके बराबर आ गया था, -9 के। तो अब इस जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -9 पुट कर देंगे, और बाकी ये जो सारी वैल्यू है इसको हम इस जगह पर पुट कर देंगे। अब ये तमाम के नीचे ना -9 डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -9, -3 डिवाइडेड बाय -9, 0 डिवाइडेड बाय -9, 1 डिवाइडेड बाय -9, -2 डिवाइडेड बाय -9, इसी तरह 3 डिवाइडेड बाय -9, और -5 डिवाइडेड बाय -9, और 1 डिवाइडेड बाय -9, और 3 डिवाइडेड बाय -9। अब इसका आपने ना आंसर लिखना है, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास क्या चीज बचेगी, 1/3, यानी कि ये माइनस खत्म हो गए, ये आएगा 1/3। इसी तरह इस जगह पर भी क्या आ जाएगा, 1/3। किसी चीज के ऊपर 0 हो तो वो 0 के इक्वल होता है। इसी तरह आपने ना ये तमाम टर्म्स को सॉल्व करना, तो ये हमारे पास ना फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना ये एडजॉइंट वाला मेथड होता है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, तो अगले जो क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, इसमें अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई बात अगर आपकी समझ में नहीं आई है, तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें, सबसे पहले हम क्या कहेंगे जी, लेट किया ये चीज किसके बराबर है जी, ए के इक्वल है। इसको हमने सबसे पहले किसके इक्वल रख लिया जी, ए के। फिर ए का हमने मॉड लिया, तो हमें मॉड लेना आता है या डिटर्मिनेंट लेना आता है, ये लाइनें सीधी करके लगा लेते हैं, बाकी ये वाली टर्म इधर लिखते हैं।
और बाकी ये वाली चार टर्म्स इस जगह पर आ जाएंगी। फिर ये पहली टर्म प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, बाकी वो रो और वो कॉलम छोड़ के इस तरह ना। इसका आंसर हम कितना निकाल लेंगे, -9। ए का जो मॉड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -9 के इक्वल आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये चीज लिख के ना, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, और इसके ऊपर ना ये छोटा सा टी लिख दिया। फिर ये जो रोज है इनके हमने क्या बना लिया जी, कॉलम्स बना लिए। तो ये तो आपने हर क्वेश्चन में काम करना है। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। A11 की वैल्यू, A12 A13 A21, इस तरह ना सारी वैल्यूज निकालनी है। ये -1 की पावर 1+1, और बाकी हम देखेंगे हमारे पास कौन सी चीज इस जगह पर आएगी। ये वाली आएगी 3501, ये इस जगह से आ जाएगी, या ऊपर से देख कर लिख लें, ये 3501। तो इस तरह ना ये आपने तमाम के तमाम जो को फैक्टर्स हैं ये आपने मालूम कर लेने। बाद का अपना पेपर में वो खाली ये कहते हैं जी A23 निकालें, या दो चीजें पूछ लेते हैं, A23 निकालें, A12 निकालें। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ना बनाकर वो बाद का पेपर में पूछ लिया जाता है। तो वो कहते हैं जी को फैक्टर फाइंड करें। तो ए गिवन होता है, बाकी वो कहते हैं को फैक्टर मालूम करें। लेकिन आपने तो ये 9 की 9 टर्म्स निकालनी है। फिर इधर आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। जो पहला कॉलम है ये किसके बराबर है, A11 A12 और A13। दूसरा कॉलम किसके बराबर है, 21 22 और 23। तीसरा कॉलम 31 32 और 33। तो इसके अंदर जो पहली चीज है वो रो को जाहिर कर रही होती है, दूसरे कॉलम को। इसका मतलब है दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम। लेकिन ये तो तीसरी रो और दूसरा कॉलम ये उल्टे हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, जिस टाइम हम इसका वो ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो रोज कॉलम में चेंज होती है। तो एडजॉइंट की ये वैल्यूज होती है। इस जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये देखें, इस जगह पर ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, और ए की वैल्यू क्या आई थी, ए के मॉड की -9। अब -9 को सबके नीचे डिवाइड करेंगे। मसलन इसके नीचे मैं डिवाइड करता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय -9, तो 1/-3 आंसर आ जाएगा। बेशक ये माइनस आप ऊपर वाली टर्म के साथ लिखें या नीचे वाली टर्म के साथ लिखें या दरमियान में लिखें, सारे तरीकों से ये ठीक होता है। तो ये -1/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 4 को -9 पे डिवाइड करेंगे। माइनस नीचे लिख लें ऊपर लिख लें, आपकी मर्जी है। तो -26 को -9 पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह बाकी टर्म्स को आप सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि इसके अंदर ना ये 2 अयोटा लिखा है, -अयोटा लिखा है, और अयोटा वगैरह लिखा है, और 4 अयोटा, इस तरह करके ना अयोटा के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी सेम इसने उसी मेथड से ही सॉल्व होना है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे ये वाला जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर है जी, ए के इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, ए का मॉड ले लेंगे, फिर उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको खोलने का वही तरीका है, और जिस जगह पर अयोटा स्क्वायर होगा उसकी जगह पर -1 पुट करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ए मॉड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। फिर हम लिखेंगे जी एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, ये एक दफा इस तरह लिख लेना सीधा, और इसके ऊपर टी लिखना। फिर इन रोज के क्या बना देने जी, कॉलम्स बना देने हैं। ये रोज के हमने क्या किया जी, कॉलम्स बना लिए। फिर उसके बाद हमने ये 9 की 9 वैल्यूज निकालनी है, A11 A12 A13, ये तमाम की तमाम वैल्यूज जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हमने निकाली हैं। तो इसी तरह इसको निकालेंगे। सिर्फ जिस जगह पर अयोटा स्केयर लिखा होगा, मसलन ये लिखा हुआ है 8 अयोटा स्केयर प्लस अयोटा, तो अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, और प्लस अयोटा ये कितना बन गया, -8 प्लस अयोटा, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 -1 के इक्वल होता है। अब इस माइनस को अगर हम यूं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, +8 और माइनस अयोटा। तो ये देखें इस जगह पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, +8 और माइनस अयोटा। इस तरह ना इसने सॉल्व होना है, ये मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके पास ना वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये 32 की इधर वैल्यू और 33 की ऊपर वैल्यू दी हुई है। तो फिर ये वैल्यूज पुट करें। ये ए जो है 11 है, ये नीचे 12 है, ये 13 है। इसी तरह 21 22 23 31 32 33। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड, ए का मॉड इधर हमने ना अभी मालूम किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ए का मॉड कितना आया, 5। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे। बाकी वो जो ऊपर अभी हमने वैल्यूज निकाली हैं, ये तमाम की तमाम वैल्यूज इस जगह पर आ जाएंगी।
फिर ये 5 के साथ ना तमाम टर्म्स को डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है? ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो इस तरीके से ना मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाला जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है। ये इसको सबसे पहले लेट करेंगे, ये ए के इक्वल है, फिर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करेंगे। अब क्योंकि ये वाली वैल्यूज अयोटा वगैरह में है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है? 22 + 22 अयोटा। यहां से अगर हम 22 का कॉमन निकालें तो 1 + अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इन्होंने ना ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी ये वैल्यू उन्होंने बता दी है। फिर उसके बाद आपने सेम वही पहले वाला काम करना है, और उसी मेथड से आपने जो वैल्यूज है ना वो फाइंड करनी है। मसलन इस जगह पर ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये मैं इसको चलो यहाँ साफ भी कर देता हूँ एक दफा। अब आपने क्या करना होता है, ये वाली जो चीज है ना इसको लिखकर इसके ऊपर टी लिखते हैं। ये छोटा सा टी है, नजर नहीं आ रहा, इस वजह से मैंने दोबारा लिखा है। फिर ये जो रोज होती हैं इसकी हम क्या करते हैं जी, कॉलम बना देते हैं, सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो फिर ये वैल्यूज निकालेंगे, 11 8 12 8 13 21 22 23। ये साइड पर आ गया 31 32 33। ये तमाम की तमाम ना वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। उसके बाद ये हमने लिखा फार्मूला। तो ये क्या है जी? फार्मूला। अब फार्मूले में ना हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हमने ना वैल्यूज पुट कर दी। ये वाली वैल्यू किसकी थी? ये वैल्यू थी जी ए के डिटर्मिनेंट की। ये वाली वैल्यू हमने इधर लगा दी। बाकी ये जो ऊपर सारी वैल्यू है ये इस जगह पर आ जाएगी। अब इधर ना आपने एक काम करना, जो अब इधर एक नई चीज समझने वाली है वो ये है कि इधर ये जो चीज लिखी हुई है 22, इसको आप छोड़ दें, बाकी इतनी चीज को सॉल्व करें। ये क्या लिखा हुआ है? 1/1 + अयोटा। इसको एक दफा ना रैशनलाइज भी कर लेना, क्योंकि ये जो अयोटा है ना ये ऊपर आना चाहिए, नीचे डिवाइड में नहीं आना चाहिए। यानी कि जिस टाइम हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो अयोटा हमेशा ऊपर वाली लाइन में आना चाहिए, नीचे अगर आ रहा हो ना तो उसको खत्म कर लिया जाता है रैशनलाइज करके। तो इसको ना यहाँ से इन्होंने रैशनलाइज किया है। रैशनलाइज करने के लिए इसको एक दफा दोबारा लिखते हैं, फिर दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं। ये 1 + अयोटा इसको लिखते हैं 1 - अयोटा, ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब नीचे फार्मूला बन जाएगा a + b और a - b, जो के बराबर होता है a² - b² के बराबर होता है। ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, सेम यही आंसर आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ये माइनस और ये -1, तो माइनस माइनस वो +1 हो जाना। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो नीचे क्या आ जाएगा? जिस जगह पर मैं सॉल्व करता हूँ 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो नीचे आ जाएगा जी 2 और ऊपर आ जाएगा 1 - अयोटा। अच्छा, ये सारा ना इसका आंसर आ गया है। अब ये वाला जो आंसर है इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। तो 22 और 2 ये कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। जब हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी? 44 बन जाएगा। और ये 1/1 + अयोटा, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 - अयोटा, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना है? 1 - अयोटा। इस वजह से ना ये जो 1 - अयोटा है ना इसको हम ऊपर लिख लेंगे। अब इसको हमने अंदर ना मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, मसलन 1 + अयोटा डिवाइडेड बाय 44, और ये जो लिखा है ना 1 - अयोटा, ये ऊपर आ जाएगा 1 - अयोटा, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होना है। अब उन्होंने ना इसको 2 के ऊपर डिवाइड किया। अगर इसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करें तो इधर मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, तो ताकि आपको सही पता चले कटिंग का। तो ये 2 3 × 6 होता है, और 2 22 × 42 होता है। तो ये आ जाएगा 3/22, 1 + अयोटा 1 - अयोटा, ये 3/22। और इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, पहली टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के। तो वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा जी? +1 बन जाएगा। ये ऊपर से स्केयर खत्म हो जाएगा, और 1 + 1 कितना होगा? 2 होगा। तो अब उस 2 को इस 22 के साथ हम कैंसिल कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, और 2 11 टाइम्स 22, तो 3/11 इसका आंसर आना है। तो अगर इस जगह पर हम देखें, ये सारा सॉल्व करके लाएं, तो 3/11 आ गया, ये जो इधर हमने मालूम किया ना। तो इसी तरह ना आपने ये जो बाकी जो टर्म्स है ना इनको भी सॉल्व करते आना है। मसलन ये वाले जो टर्म है इसके नीचे डिवाइड करें, फिर इसको इसके नीचे डिवाइड करें। चलें एक और मैं आपको ना कोई डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए डिवाइड करना किस तरह है। ये लिखा हुआ है ना 1/44,
और 1 - अयोटा, और ये वाली टर्म के साथ हम इनको ना सॉल्व करने लगे। आगे क्या लिखा है, -3 - अयोटा। तो ये चीज हमारे पास लिखी हुई है। तो ऐसे करते हैं कि हम दोनों में से ना ये 1/44 को बाहर ही लिखा रहने देते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा -3, इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -अयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो +3 अयोटा, फिर माइनस माइनस +अयोटा स्केयर। तो ये आ गया 1/44 -3, और ये कितना हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, +2 अयोटा। और अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब -3 - 1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 +2 अयोटा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये -4 के नीचे भी 44 लिख देंगे, और +2 अयोटा के नीचे भी 44 लिख देंगे। तो अब ये बन जाएगा 1/11, साथ आ जाएगा माइनस, और अगर 2 को इस पर डिवाइड करें तो अयोटा/22। तो ये इसका आंसर आना। तो अगर इसका आंसर हम इस जगह पर देखें तो ये इन्होंने ना जरा सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा हुआ। तो इन्होंने इसी जगह से ना ये कॉमन निकाला हुआ है, यानी कि ये जो आंसर है ना, ये वाला आंसर, ये इन्होंने इस जगह पर लिखा हुआ है। तो इस तरह ना आपने क्या करना है जी, ए इनवर्स जो है वो मालूम कर लेना है। तो इस तरीके से ना ए इनवर्स निकाला जाता है। बाकी ये उन्होंने ना मजीद आगे आके इसको सॉल्व किया, ये -2 +अयोटा/11, तो हमारा भी यही आंसर आ रहा था, -2 /अयोटा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये उन्होंने ना मजीद उसको जिस टाइम सिंप्लीफाई करके लिखा है तो ये चीज बनी है। एक बार चेक करते हैं जी कौन सी चीज का हमने आंसर निकाला था। तो हमारे पास आंसर आ रहा था इस चीज का। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वो 2 कॉमन निकाला है। 2 कॉमन निकालने के बाद ना उसकी कटिंग कर ली है, यानी कि 2 कॉमन निकाल के कटिंग कर ली। तो फिर देखते हैं क्या इन्होंने आंसर निकाला हुआ है जी। नीचे 11 लिखा हुआ है, और हमारे पास क्या आ रहा है जी, 11 इस जगह पर। इसका फिर अगर हम वो लें ना, एलसीएम वगैरह लें, तो फिर ये जो फॉर्म मैंने ये बनाई जा सकती है, यानी कि 4 कॉमन निकाल के फिर इस चीज को ना सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको एक दफा ना दोबारा इधर मैं लिख लेता हूँ जी, 1/44 और -4 +2 अयोटा। और इस चीज से हमने चीज क्या बनानी है, ये जरा ऊपर नीचे लिखे है, इस वजह से ना थोड़ा सा मसला आ रहा है। -2 +अयोटा बनाना है और नीचे 4 बनाना है। अच्छा, ये देख लेते हैं जी, -2 +अयोटा। तो यहाँ से उन्होंने वो 2 ही कॉमन लिया। अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए तो इस जगह पर क्या बचेगा, -2, और इधर क्या बचेगा, अयोटा, और नीचे क्या आएगा, 44। अब इसकी अगर हम कटिंग करें ना, 2 वन ज़ा 2, और नीचे 22 आना है। तो इधर इन्होंने ना गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये इनकी ना गलती है। तो नीचे क्या आएगा, 22 आएगा। इन्होंने 11 लिखा हुआ है, तो इधर नीचे 11 नहीं आना। ये आपने ना चेक कर लिया, क्योंकि इसके अभी हमने सॉल्व करके देखा है, तो इस जगह पर नीचे कितना बनता है, 22 बनता है। तो ये बाद औक़ात में छोटी मोटी इधर गलतियां होती हैं, लेकिन आप इसका आंसर अगर बुक के पीछे से चेक करेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि उधर 22 ही लिखा होगा। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड कोई बात पूछना चाह रही हैं तो बताएं, नहीं तो फिर इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें कोई बात पूछनी है आपने? नहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ना वो ये कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए इनवर्स। फिर आपने ना ए इनवर्स निकालना है। जिस तरह अभी ये हम निकाल रहे थे, ए दिया होता था तो हम क्या करते थे, ए इनवर्स मालूम कर लेते थे। इस क्वेश्चन में ना मजीद आपने एक काम करना है कि आपने ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है। ए तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ए इनवर्स हम खुद मालूम करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका आंसर कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। आई से मुराद ये है कि हमारे पास ना 3 रोज और 3 कॉलम होंगे इस तरीके से, और डायगोनल 1 1 होगी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 0 के इक्वल होंगे। एक दफा ये मालूम करना है, और एक दफा आपने ना इसकी वैल्यू, यानी कि जगह चेंज करके ना फिर इसको सॉल्व करना है। मसलन दूसरी बार आपने इस चीज को ना आई के बराबर प्रूव करना है।
फिर आप ए इनवर्स को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। इसका भी आंसर कितना आएगा, आई के इक्वल आएगा। तो ये दो क्वेश्चन मजीद आपने सॉल्व करने हैं। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इनवर्स मालूम करना है, ये पहले नंबर पर आ गया। दूसरे नंबर पर हमने ए और ए इनवर्स मालूम करना है, और तीसरे नंबर पर हमने ए इनवर्स इंटू ए मालूम करना है, और इन दोनों का आंसर जो है ना वो आई के इक्वल आएगा। तो ये जरा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ये काम आपने किए हुए हैं। ए लिखा हुआ है, ए का आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 18 आ गया। ये नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल आए ना तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता है, फिर हम कहते हैं इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हम इसको मजीद सॉल्व नहीं करते। उसकी वजह ये होती है, जब हम यूं लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, तो अगर यही चीज जीरो हो जाए, तो किसी चीज के अगर नीचे जीरो आ जाए ना तो वो अनडिफाइन हो जाता है। मसलन मैं कहूँ जी जीरो में से फोर नंबर, तो जीरो में से तो फोर आ ही नहीं सकते हैं, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर यूं लिखो ना 4/0, यानी कि 0/4, यानी कि फोर नीचे है और जीरो ऊपर है, तो ये ठीक होता है। यानी कि ऊपर जीरो आ जाए तो खैर है, लेकिन नीचे जीरो आए तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। इस वजह से हम ये कहते हैं अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए ना तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फायदा नहीं होता। तो हम उसे अनडिफाइन कह के ना उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसका तो आंसर आया 18। तो इस वजह से ना इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो ये हमने एडजॉइंट का फार्मूला लिख लिया। फिर हमने क्या किया जी, इसके को फैक्टर आपने सेम पिछले मेथड से मालूम करने हैं, तो ये को फैक्टर भी निकल आएंगे। फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना, फार्मूला लिखना। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए इनवर्स का, 1 डिवाइडेड बाय ए का मॉड एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिवाइडेड बाय ए के मॉड की वैल्यू निकाली, और जो कि 18 आई थी वो पुट की, बाकी ये एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यूज निकली हैं वो इस जगह पर लगा दी। अच्छा, ये तो हमने ना पहली चीज फाइंड कर ली है, यानी कि ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ए इंटू ए इनवर्स को मालूम करना है, जो कि I3 के इक्वल आएगा। I3 से मुराद वही है, 3 रोज और 3 कॉलम। तो इधर ना सबसे पहले ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है जी, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है। और यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है ये ए इनवर्स की है। अच्छा, ये 1 डिवाइडेड बाई जो 18 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ना तो ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बटे के अंदर, तो फिर मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी। तो इसको एक बार इधर ही लिखा रहने देंगे। अगले स्टेप में ना इसको यूं बाहर ले आएंगे, शुरू में स्टार्टिंग में ले आएंगे, और ये दोनों टर्म साथ साथ लिखेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। तो वो आपको पता है कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं जी। एक यहाँ पर रो बना लेते हैं और यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। जो टेल होती है वो टेल से मल्टीप्लाई होती है, 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर लिखेंगे प्लस। फिर दरमियान वाला हिस्सा जो है ना वो दरमियान से मल्टीप्लाई होता है, फिर लिखेंगे प्लस। फिर -3 को मल्टीप्लाई करना -2 से, तो माइनस माइनस +6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या की जी, मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह तमाम रोज और कॉलम्स की मल्टीप्लिकेशन होगी और ये हमारे पास आंसर आएगा। फिर ये जो 18 है ये सब के नीचे आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 18, 0 डिवाइडेड बाई 18, 0 डिवाइडेड बाई 18, फिर 0 डिवाइडेड बाई 18, 18 डिवाइडेड बाई 18, फिर 0 डिवाइडेड बाई 18। इसी तरह ना आपने तीसरी रो को भी आपने 18 से डिवाइड कर देना। तो अब किसी चीज के ऊपर अगर जीरो आ जाए ना, वो सारी की सारी चीज क्या हो जाती है, जीरो। ये वाली तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और बाकी ये वाली तमाम टर्म्स क्या बन जाएंगी, 1 1 1 बन जाएंगी। तो ये आई के इक्वल इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब हम ए इनवर्स इंटू ए फाइंड करते हैं। तो इसके अंदर ए इनवर्स को ना पहले लिखेंगे, यानी कि ए इनवर्स पहले लिखा जाएगा फिर ए आएगा। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक, ये इनवर्स की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू जी, ए की। ये ए है और ये क्या है जी, ए इनवर्स है। अब 1/18 वैसे ही शुरू में है, बाकी इनकी हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन हमें करनी आती है कि उसी तरह रोज एरो बनाते हैं, टेल टेल के साथ, दरमियान वाला हिस्सा दरमियान के साथ, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज बन जाती है। फिर इसको अगले कॉलम के साथ करेंगे, ये बन जाएगी। फिर अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगी। फिर इसी तरह दूसरी रो को किया जाएगा, फिर ये, और फिर तीसरी रो के साथ ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें वो 18 0 0 0 18 0 0 0 18 18 को सबके नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास ना आंसर आएगा। तो फिर हम ये कहेंगे दोनों का जवाब किसके इक्वल आ गया जी,
आई के इक्वल आ गया। ये चीज ये दोनों किसके बराबर हैं जी, आई के बराबर हैं। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व होना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई? कोई बात इसमें पूछनी है तो बताएं। नहीं। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये आसान है। ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कम चीजें मालूम करनी है, ज्यादा नहीं मालूम करनी है। इसके साथ के जो क्वेश्चन है वो 9th क्लास के अंदर भी ना पेपर में पूछे जाते हैं कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है जी बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो ये 9th क्लास के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता था पेपर में, इस वजह से ये 11th क्लास में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दरमियाने से साइज का क्वेश्चन है, ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए, इसका इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे। फिर हमें पता है ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/, ये इस चीज जो इन्वर्स के नीचे लिखी होती है ना, उसका हम मॉड ले लेते हैं। फिर आगे लिखते हैं जी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इस तरीके से ना लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन इधर ए बी है, तो इधर हम क्या लिख देंगे ए बी। ये ए बी ना एक मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स होगा, उसी को हमने डिटर्मिनेंट और उसका हमने एडजॉइंट लेना होगा। तो अब ये देखें, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, उसी तरह रो को कॉलम के साथ ना, अब ये टेल टेल के साथ, हेड हेड के साथ, तो इसमें एक बार सिर्फ प्लस आएगा, फिर ये टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए बी का। अब हम ए बी का ना मॉड निकालेंगे, तो इसका मॉड बड़े आसानी से निकलेगा, क्योंकि चार टर्म्स हैं। चार टर्म्स हों तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 के साथ, फिर माइनस लिखेंगे, फिर इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आंसर इस जगह पर आ जाएगा। तो आंसर ऊपर निकला होगा, उसे देख लेते हैं यहाँ ऊपर इस साइड पर ना इसका आंसर दिया होगा। तो इसका आंसर पहले एक दफा चेक करते हैं। हाँ जी, इसका जो आंसर है ना वो कितना निकल आया जी, 24। 24 किस तरह निकला, 6 को 28 के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 168 माइनस 144, 24 इसका आंसर आ गया। अब इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान था। वो किस तरीके से, क्योंकि ए बी किसके इक्वल था, ए बी तो इक्वल था 6, 6, 24 और 28 के। तो हमें पता है ये जो दो टर्म्स होती है ना, इनकी हमने ना जगह चेंज करनी होती है। मसलन यूं लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी का जो एडजॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, इन दो चीजों की ना जगह चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, कौन कौन सी जी, इस जगह पर ना 28 आना, ये गलती से 24 लिखा हुआ है, 28 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 28 को इधर लिखा और 6 को इधर लिख दे, इन दो की जगह चेंज कर दी। और जो बाकी दो है ना, इनके साइन चेंज करना है, ये -6 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, -24। तो इधर ना 28 आना है, ये देखें इधर 28 ही लिखा हुआ है, वो इधर गलती से 24 लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपने ना जॉइंट ऑफ ए भी निकाला, फिर ये फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला लिखने के बाद इधर ए के मॉड की वैल्यू कितनी है, 24, वो इधर लिख देंगे, और बाकी एडजॉइंट की ये वैल्यू है। अब 24 को आप डिवाइड करें, 28 डिवाइडेड बाई 24 -6 डिवाइडेड बाई 24 -24 डिवाइडेड बाई 24, 6 डिवाइडेड बाई 24। तो इसको अगर हम 4 के टेबल पर डिवाइड करें ना, तो 4 6 टाइम्स 24 होता है और 4 7 टाइम्स 28 होता है। इसी तरह 6 1 टाइम्स 6 और 6 4 टाइम्स 24, ये इस तरह ने इसके आंसर आ जाएंगे। ये -1 आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ये इस जगह पर लिखा हुआ है। तो ये हमने ना इसकी एक जो साइड है, लेफ्ट साइड, उसको सॉल्व किया। अब राइट साइड को सॉल्व करने के लिए ए लिखेंगे, ए का मॉड निकालेंगे, ए का एडजॉइंट निकालेंगे, वहां से फिर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसी तरह ये जो साइड है, ये जो दूसरी साइड है, एक मिनट यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी साइड जो ये हमारे पास है, यहाँ से हमने क्या करना है जी, बी की वैल्यू लेनी है, बी का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करना है, उसके बाद बी का एडजॉइंट, फिर ये बी के इनवर्स का फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी इनवर्स की, और ये किसकी आ गई जी, ए इनवर्स की। अब ये हम ना इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड किसके बराबर थी, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, ये बी के इनवर्स की वैल्यू है और ये ए के इनवर्स की वैल्यू है।
अब ये जो लिखे ना 1/4, इसको बाहर ले आना, और ये कितना 1/6 है। इसने 6 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, कितना बन जाएगा 24। इसको बाहर रहने दें, बाकी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ये वाले जो है ना रोज, यानी कि इस तरह जो मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है ना उसके मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आएगा फिर इसको 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास ना इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने ये देखना है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, क्या वो सेम आई है या मुख्तलिफ आई है। तो इधर हम देखते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये इस जगह पर अभी आपको नजर आ जाती है, ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, ये अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, अभी आ जाते जी। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और नीचे जो है इक्वेशन नंबर ये 2, इसको मजीद छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों जो है ना आपको अच्छी तरह नजर आ जाए वैल्यूज। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये देखें 7/6, 7/6 -1/4, -1/4 -1 और 1/4, ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हम कहेंगे राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल है। अच्छा, अब सेम इसी तरह ना हमने इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करना है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ए और बी गिवन है, इसके अंदर जरा ना बड़ी वैल्यूज हैं, उसमें 4 4 वैल्यूज थी, इसमें 9 9 वैल्यूज हैं। पहले ए बी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस जगह पर ये मल्टीप्लाई ना किया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर ए बी का हम क्या करेंगे, मार्ड निकालेंगे। ए बी का मार्ड निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का हमें पता है कि इस जगह पर वो टी लिखते हैं, फिर ये वाला जो रो होती है ना ये क्या बन जाता है जी, कॉलम बन जाता है। फिर ये वैल्यूज निकाली, तमाम की तमाम 9 की 9 वैल्यूज निकाली, और फिर हमने इसके अंदर पुट कर दी। फिर उसके बाद क्या किया जी, ये ए बी के इनवर्स का फार्मूला लिखा। ये ए बी के मॉड की वैल्यू है और ये बाकी उसकी वैल्यू है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है इसको आपने तमाम टर्म्स के नीचे डिवाइड करते जाना है, ये तमाम टर्म्स के नीचे डिवाइड किया। फिर इसको आप ना 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड कर लें, यानी कि -46 -236, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो जब दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 23 आ जाएगा और नीचे 119 आ जाएगा, 119, और माइनस माइनस ना कैंसिल हो जाएंगे। ये ए बी का इनवर्स आ गया। उसके बाद आप ए का मान निकालें, ए का एडजॉइंट निकालें और ए इनवर्स मालूम कर लें। तो ये इधर ना ए इनवर्स इन्होंने मालूम किया होगा, ये नीचे इस जगह पर ये देखें ना, ए इनवर्स का फार्मूला लिखा, फिर इसको फाइंड कर लिया। फिर ये बी लिखा, बी से हम क्या करेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे सेम उसी मेथड से ही। तो बी का इनवर्स भी आपने सेम, ये काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। बी का इनवर्स निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 1/17, ये 1/14, और साथ माइनस है, तो ये 17 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, ये माइनस इधर। बाकी अब इन दो टर्म्स को ना मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम के साथ जिस तरह किया जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी, एंड के ऊपर -238 से डिवाइड करेंगे, और बाद में ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 क्या सेम आई हैं या नहीं आई हैं। तो इक्वेशन 1 का ना इस जगह पर ये आंसर है जी, इस जगह पर ये लिखी हुई है ये वाली वैल्यू, और इस जगह पर अगर आप वैल्यू को देखेंगे ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस तरह हम कहेंगे ये क्या जी, दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह, ए बी गिवन है, ए बी मालूम करें, फिर ए बी का मॉड मालूम करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट मालूम करने के बाद आपने वो ए बी की वैल्यूज ही ना मालूम कर लेनी है, एडजॉइंट निकल आएगा उसकी, ये 9 की 9 वैल्यूज आपने निकालनी है। ये काफी लंबा क्वेश्चन है। फिर आपने ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का इनवर्स भी सेम इसी तरीके से निकलेगा। और फिर ये हमारे पास ना ये एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ए से ए का इनवर्स निकालेंगे, फिर बी से क्या करेंगे जी, बी का इनवर्स मालूम करेंगे, तो बी का इनवर्स भी निकल आएगा, और उसके बाद हमने ना इन्हें क्या करना जी, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाना है। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट ने भी सेम ना पिछले क्वेश्चन